दोस्तों रिलायंस पावर की बात करें स्टॉक के अंदर आज भी हमें गिरावट देखने को मिल रही है और रिलायंस इंफ्रा में तो बहुत बड़ी गिरावट है और लगातार गिरावट जारी है। तो इसके पीछे वजह है कि यहाँ पे नए मामले में अनिल अंबानी फिर से फंस गए। यानी आप देखें तो एक के बाद एक बहुत सारी नई कार्रवाई शुरू हो रही है अनिल अंबानी पे, यहाँ तक कि उनके ऊपर दिवालिया प्रक्रिया भी शुरू हो चुकी है, जिससे माहौल ज़्यादा गड़बड़ हो चुका है। दोनों ही कंपनियां कर्ज मुक्त हो चुके हैं, उसके बावजूद भी प्रॉब्लम जो है वो अभी भी जस के तस है। स्टॉक में काफ़ी गिरावट हुई। तो पूरा मामला क्या है उसको समझने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन एक जो बड़ी राहत निकल कर आई है, अगस्त महीने में रिलायंस पावर के अंदर म्यूचुअल फंड ने बहुत सारा निवेश किया है। आपको ये पता है कि अगस्त महीने में रिलायंस पावर के शेयर में गिरावट हुई थी, उसका पूरा फ़ायदा उठा के जम के खरीदारी हुई है। तो वो कौन से म्यूचुअल फंड जिनका निवेश हुआ है और रिलायंस इंफ्रा के अंदर क्या संभावना है, उन सारी बातों को समझने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड्स, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से ज़रूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एस.बी. दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले रिलायंस पावर के कारोबार की बात करें तो 45.88 पर क्लोजिंग देखने को मिली आज, जहाँ पे 1.12% की गिरावट थी। तो शुरुआत तो हल्की सी तेज़ी के साथ हुई थी और 47 के आसपास स्टॉक पहुंचने की कोशिश भी किया, लेकिन ऊपर के लेवल से ज़बरदस्त बिकवाली आ गई। कुछ फंड हाउस ने यहाँ पे भारी बिकवाली की, जिसकी वजह से शेयर की प्राइस नीचे आ गई। अब इसकी हम परफॉर्मेंस को देखें तो 3 मंथ का जो हाई बना है वो 72.70 का है और 1 ईयर का हाई इसका 76.49 का है। यानी 4-5 महीने पहले इसने 76.49 का हाई बना दिया था। वहाँ से अब देखें तो काफ़ी गिरावट ज़्यादा हो चुकी है, करीब 30 रुपये से भी नीचे स्टॉक आ चुका है। और यह इसकी जो है 3 ईयर और 5 ईयर की भी आई, कोविड काल के बाद ये इसने एक नई फ्रेश हाई बनाई थी। 3 मंथ का लो देखें तो यहाँ पे 41.76 का है, उस लेवल से स्टॉक थोड़ा सा भी इस समय ऊपर है। और 1 ईयर का लो यहाँ पे 29.25 का है, जो काफ़ी नीचे था। 3 ईयर का लो देखें तो 9.05 का, उस हिसाब से इसने काफ़ी बेहतर किया है। और 5 ईयर का लो अगर देखें तो 2.40 का है, उस हिसाब से तो स्टॉक ने काफ़ी ज़बरदस्त प्रदर्शन किया है। जो निचले लेवल से जिसने निवेश किया था उसको फ़ायदा हो रहा है। रिलायंस इंफ्रा की बात की, यहाँ पे ज़बरदस्त गिरावट का दौर जारी है। स्टॉक आज 249 पर आ गया है, जहाँ पे 3.08% की गिरावट देखने को मिली। तो काफ़ी बड़ी गिरावट देखने को मिली है। शुरुआत वैसे यहाँ पर भी हल्की सी तेज़ी के साथ हुई थी, उसके बाद गिरावट का दौर शुरू हुआ और स्टॉक काफ़ी नीचे आ गया। अब इसकी हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस देखें तो 3 मंथ का जो हाई है वो 423 का है और ये इसका 1 ईयर का और 3 ईयर का भी हाई है। यानी 423 के आसपास जो स्टॉक पहुंचा था वो 250 तक आ गया है। बहुत ज़बरदस्त गिरावट हो गई है। 3 मंथ का लो इसका 245 का है, जहाँ पे स्टॉक इस समय आपको देखने को मिलेगा। यानी इसने एक नया लो बनाया 3 महीने का। 1 ईयर का लो वैसे 198 के आसपास है और 3 ईयर का लो या इसका 114 के आसपास, जबकि 5 ईयर का लो 19 रुपये का है। तो स्टॉक काफ़ी ज़बरदस्त दौर लगा चुका था, लेकिन अभी ऊपर के लेवल से काफ़ी नीचे आ गया है। तो ये देखो कि इसके पीछे वजह कि सीबीआई के साथ लोन फ्रॉड मामले में रिलायंस ग्रुप के चेयरमैन अनिल अंबानी पर एक और केस दर्ज हो गया है। तो ईडी ने सीबीआई की शिकायत के आधार पर इन्फोर्समेंट केस इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट यानी ईसीआईआर दाखिल की है। और ईसीआईआर ईडी के लिए पुलिस की एफआईआर की जैसे ही होती है। सीबीआई ने मुंबई में रिलायंस कम्युनिकेशन लिमिटेड के ऑफिस और अनिल अंबानी के घर पर शनिवार 23 अगस्त को छापामारी की थी। इसी मामले में सीबीआई ने ईडी को मामला दर्ज करने के लिए कहा था। तो देखो कि हमारे केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने लोकसभा में लिखित जवाब में कहा था कि एसबीआई ने इस मामले में सीबीआई में शिकायत दर्ज करने की प्रोसेस शुरू की है। इसके अलावा बैंक ने अनिल अंबानी के खिलाफ व्यक्तिगत दिवालिया प्रक्रिया भी शुरू की है, जो मुंबई एनसीएलटी में पेंडिंग है। इससे पहले 23 जुलाई को भी ईडी ने अनिल अंबानी के रिलायंस ग्रुप से जुड़े 35 से ज़्यादा ठिकानों पर छापेमारी की थी। रेड में यस बैंक के लिए 3,000 करोड़ रुपये के लोन धोखाधड़ी के मामले को लेकर की गई थी। तो काफ़ी सारे पहले मामले फ्रॉड के बने हैं। यस बैंक से भी बहुत सारा पैसा उठाया गया था। तो अनिल अंबानी ने बहुत सारी गलतियाँ की थी, वही गलतियाँ अब रह के सामने आ रही है। तो यहाँ पे कुछ सवाल निकल के आ रही है कि अनिल अंबानी ग्रुप के ऊपर खिलाफ सीबीआई ने कार्रवाई क्यों की। तो इसके पीछे वजह है कि मामला एसबीआई द्वारा अनिल अंबानी से जुड़े रिलायंस ग्रुप की कंपनियों को दिए गए करीब 2,929 करोड़ रुपये के लोन से जुड़ा हुआ है। कंपनी ने ये लोन नहीं चुका है, इसे फ्रॉड माना गया है क्योंकि कंपनी ने लोन के पैसे का सही इस्तेमाल नहीं किया था और नियमों का पालन भी नहीं किया था। अब दूसरा यहाँ पे सवाल निकल के आ रहा है कि अनिल अंबानी के मामले में सीबीआई की क्या भूमिका है इस समय।
तो इसका जवाब यह है कि इससे पहले सीबीआई ने 2 मामलों में एफआईआर दर्ज की थी। ये मामले यस बैंक द्वारा रिलायंस होम फाइनेंस लिमिटेड और रिलायंस कमर्शियल फाइनेंस लिमिटेड को दिए गए 2 अलग-अलग लोन से जुड़े हुए हैं। दोनों ही मामलों में सीबीआई ने यस बैंक के पूर्व सीईओ राणा कपूर का नाम लिया था। इसके बाद एक अधिकारी ने बताया कि नेशनल हाउसिंग बैंक, सेबी, नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी और बैंक ऑफ बड़ौदा जैसी अन्य एजेंसियों और संस्थानों ने भी ईडी के साथ जानकारी साझा की है। ईडी भी इस मामले में जांच कर रही है। तो एक और जो सवाल निकल के आ रहा है कि अब तक क्या-क्या जांच में सामने आया। तो ईडी ने अपनी रिपोर्ट में कहा था कि यह एक सोचा समझा और सुनियोजित प्लान था, जिसके तहत बैंकों, शेयर होल्डर्स, निवेशकों और अन्य सार्वजनिक संस्थानों को गलत जानकारी देकर पैसे हड़पे गए। जांच में कई गड़बड़ियां पकड़ी गई है, जिसमें आप देख रहे हो कि कमज़ोर या बिना वेरिफिकेशन वाली कंपनियों को लोन दिया गया। कई कंपनियों में से एक ही डायरेक्टर और एक ही एड्रेस पे उसका इस्तेमाल किया गया, यानी एक तरह से सारी फर्जी कंपनियां बनाई गई। कई कंपनियों में आप देखिए लोन से जुड़े जरूरी दस्तावेज भी नहीं प्राप्त हुए और फर्जी कंपनियों में पैसे ट्रांसफ़र किए गए। पुराने लोन चुकाने के लिए नए लोन लेने की प्रक्रिया शुरू की गई, यानी हर तरह से फ्रॉड किए गए। तो ये देख सकते हो कि इस समय अनिल अंबानी के ऊपर भी आरोप लगे। कुछ दिन पहले स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने अनिल अंबानी की कंपनी रिलायंस कम्युनिकेशन और खुद अनिल अंबानी को भी फ्रॉड घोषित किया है। तो एसबीआई का कहना है कि रिलायंस कम्युनिकेशन ने बैंक से लिए गए 31,580 करोड़ रुपए के लोन का गलत इस्तेमाल किया है। इसमें से करीब 13,667 करोड़ रुपए दूसरी कंपनियों में लोन चुकाने में खर्च किए और 12,692 करोड़ रुपए रिलायंस ग्रुप की दूसरी कंपनियों को ट्रांसफ़र किए। एसबीआई ने यह भी कहा है कि इस मामले में सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन सीबीआई के पास शिकायत दर्ज करने की प्रक्रिया में है। इसके अलावा अनिल अंबानी के खिलाफ पर्सनल इंसॉल्वेंसी प्रक्रिया भी मुंबई में चल रही है। तो ये देख सकते हो कि पूरा मामला में इस समय अनिल अंबानी पूरी तरह से फंसे, जिसकी वजह से शेयरों की प्राइस लगातार नीचे आ रही है। लेकिन जो अच्छी एक गुड न्यूज़ निकल के आई है कि इस अगस्त महीने में म्यूचुअल फंड ने जम के खरीदारी की है रिलायंस पावर में। करीब 31 म्यूचुअल फंड ने बहुत सारा निवेश किया है, जम के खरीदारी की है। तो इस गिरावट का पूरा फायदा उठा रहे बड़े फंड हाउस। सिर्फ 4 ऐसे म्यूचुअल फंड हैं जिन्होंने एग्जिट लिया है। इसका मतलब यह है कि इस गिरावट में भी पूरा भरोसा बना हुआ है रिलायंस पावर के ऊपर, क्योंकि कंपनी कर्ज मुक्त हो चुकी है। कंपनी बहुत सारे नए सरकारी टेंडर प्राप्त कर रही है और आप देख सकते हो ऐसे में आने वाला जो बिजनेस मॉडल है वो काफ़ी यूनिक है, क्योंकि कंपनी क्लीन एनर्जी में अपना पोर्टफोलियो तेज़ी से आगे बढ़ा रही है। एनर्जी स्टोरेज के ऊपर कंपनी काम करी है, ग्लोबल मार्केट में पार्टनरशिप के माध्यम से काम करी है। ये सारी बातें कंपनी को मजबूत करती है। अब यहाँ पे कुछ म्यूचुअल फंड जिन्होंने निवेश किया, तो अब देखें तो कोटक निफ्टी अल्फा 50 ETF ने 21.86 करोड़ का AUM किया है। HDFC निफ्टी स्मॉल कैप 250 ETF ने 8.74 करोड़ का AUM किया है। तो निप्पॉन इंडिया निफ्टी स्मॉल कैप 250 इंडेक्स फंड ने 16.03 करोड़ का AUM किया है। बंधन निफ्टी अल्फा 50 इंडेक्स फंड ने 15.41 करोड़ का AUM किया है और निप्पॉन इंडिया निफ्टी 500 मोमेंटम 50 इंडेक्स ने 9.72 करोड़ का AUM किया है। उसके बाद मोतीलाल ओसवाल स्मॉल कैप 250 इंडेक्स ने 6.30 करोड़ का AUM किया है। मोतीलाल ओसवाल 500 मोमेंटम 50 इंडेक्स ने 7.27 करोड़ का AUM किया है और SBI निफ्टी स्मॉल कैप 250 इंडेक्स फंड ने 9.56 करोड़ का AUM किया है। मोतीलाल ओसवाल 500 मोमेंटम 50 ETF ने 2.32 करोड़ का AUM किया है और HDFC निफ्टी स्मॉल कैप 250 इंडेक्स फंड ने 3.45 करोड़ का AUM किया है। उसके बाद ICICI प्रूडेंशियल निफ्टी स्मॉल कैप 250 इंडेक्स फंड ने 3.45 करोड़ का AUM किया है और कोटक निफ्टी स्मॉल कैप 50 इंडेक्स फंड ने 2.67 करोड़ का AUM किया है। एडलवाइज निफ्टी स्मॉल कैप 250 इंडेक्स फंड ने 1.02 करोड़ का AUM किया है। तो आदित्य बिरला सन लाइफ निफ्टी स्मॉल कैप 50 इंडेक्स फंड ने 4.63 करोड़ का AUM किया है। तो जम के खरीदारी हुई है। वैसे रिलायंस इंफ्रा में भी निवेश हुआ है, लेकिन वो कम हुआ है। तो रिलायंस इंफ्रा के अंदर 6 नए म्यूचुअल फंड ने एंट्री की है अगस्त महीने में, जो अच्छी बात है। और एग्जिट लेने वाले सिर्फ 2 म्यूचुअल फंड है। इसका मतलब यहाँ पे रिलायंस इंफ्रा में भी निवेश हुआ है, लेकिन ये देख सकते हो कि रिलायंस पावर में काफ़ी अच्छा निवेश हुआ है। ये इशारा करे कि आने वाले समय रिलायंस पावर रिलायंस इंफ्रा से जल्दी थोड़ा सा रिकवर होता है वो दिखाई दे सकता है। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।